अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो नवाज़ शरीफ साहब की गुज़िश्ता हफ्ते जो बयानात थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग में एड्रेस किया और उसके बाद से जो आफ्टरमैथ है और जिस तरह से उस पर अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। गो के बज़ाहिर एक सवाल ये भी था कि इतनी सख्त तकारीर और उनमें पहली तकरीर जो उनकी APC में थी उसमें उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, उसके बाद मज़ीद तल्ख़ी उनके लहजे में आई। उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज में बात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और इससे पहले वो एक तवील अरसे से खामोश थे। पार्टी की सीनियर क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूद थी जब उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं से ख़िताब किया और ये तमाम तर बातें की। मरियम साहिबा वहाँ पर मौजूद थी और ये तमाम तर चीज़ें की गई और इन तमाम तर चीज़ों को इंडोर्स किया गया, ख़ास तौर पर सीनियर क़यादत की तरफ से जो इस पार्टी मीटिंग में मौजूद थी। क्योंकि बहुत सारे दीगर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो उस तरह से साथ खड़े नज़र नहीं आते इस बयानिए के जो नवाज़ शरीफ साहब ने इदारों के हवाले से अपनाया है। कुछ पार्शली सपोर्ट करते हैं और कुछ बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, और हमने देखा भी कि कुछ पंजाब के लीडरान बड़े वाज़ेह तौर पर उसकी मुखालफत में भी सामने आए। लेकिन ये तकरीर हो गई और उसके बाद हुकूमत ने इन पर अपना रद्दअमल दिया। गो के फ़ौरन भी अपना रद्दअमल दिया था, लेकिन वो बात वहाँ से चलती चलती पहले तो जो रिएक्शन था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ था या केसेस की सूरत में था। फिर वहाँ से बात चलते चलते ये तमाम तर चीज़ें गद्दारी की जानिब आ गई और हमने देखा कि मुख्तलिफ वज़रा ये बात करने लगे कि नवाज़ शरीफ साहब पर गद्दारी का मुकदमा चलाने के बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है, जो बयानात दिए हैं, वो गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। फिर हमने देखा कि एक शख्स ने एक मुकदमा दर्ज भी करा दिया जिसमें नवाज़ शरीफ साहब, मरियम साहिबा, शाहिद खान अब्बासी और दीगर जो रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको नामजद इस सारे मामले में किया गया। दूसरी जानिब एक शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया कि नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन जो आज फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और कहा कि इसके लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, काम अदालत का नहीं है कि वो पाबंदी लगाएं। लेकिन इस वक्त चीज़ें हम देख रहे हैं कि ज़्यादा उनमें शिद्दत आती जा रही है। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो वो जलसे की तारीख़ है, उस पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा। बहुत सारी चीज़ें अक्टूबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस सब में ये कहा जा रहा है कि ये जो जलसे जब मुतहदा तौर पर होंगे तो ये तमाम तर सूरत हाल को बदल कर रख देंगे। ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा इस हुकूमत के खिलाफ। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कब होने जा रहा है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस भी खुल रहे हैं। आज मरियम नवाज़ साहिबा के जो शौहर हैं कैप्टन सफदर, उनके हवाले से भी नैब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया और दीगर के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो ये एक तरफ एहतसाब का बड़ा सख्त एक बयानिया चल रहा है जिसमें अपोजिशन पर केसेस हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब नैब की तहवील में हैं, वो पेश हुए, आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात हैं, लेकिन एक अज़्म भी है अपोजिशन का इस सब में कि इस हुकूमत को गिराना है, इस हुकूमत को घर भेजना है, इस हुकूमत को नहीं रहने देना। अब ये सवाल कि किस हद तक ये मुमकिन हो पाएगा, मैं चाहूँगा जो कंप्लीट ये सिचुएशन है इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करें और जानें कि क्या चीज़ बगावत है और क्या चीज़ सियासत है, और ये एहतसाब का जो एक सख्त मामला चल रहा है ये किस हद तक दुरुस्त है और ये किस हद तक किसी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। क्योंकि एक ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये बहुत एक गलत तरीक़ाकार है जो अपनाया जा रहा है और ये नैब ख़तरनाक हद तक इस वक्त एहतसाब के मामले से खेल रहा है और इससे मुल्क को नुकसान होगा। मैं चाहूँगा इस पर भी हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया जन साहब आपके वक्त। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। आरिफ चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, माहिर कानून हैं, सीनियर माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का भी। जल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं, पहले तो जी नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो बड़ी सख्त थी, उनमें तलखी थी, अब वहाँ से बात निकलती है और हम मुख्तलिफ हलकों से सुनते हैं कि जी ये सब तो बगावत के ज़ुमरे में आता है। मुख्तलिफ वज़रा भी ये बयानात दे रहे हैं, फिर ये कि वो इदारों के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करनी चाहिए, और लंदन में बैठे हुए हैं, ये एक और एतराज़ है। ये आप समझते हैं, क्योंकि ये माजी में भी बहस बहुत रही है और बहुत आसान होता है सबसे पहले कि बगावत के सर्टिफिकेट या गद्दारी के सर्टिफिकेट ये बांट दिए जाएँ। क्या पहली बात तो ये कि किसी की हुब्बुल वतनी को किस तरह से गेज करेंगे, उसका क्या पैमाना है और क्या गद्दारी का सर्टिफिकेट इसी तरह दे देना चाहिए, और जो बात नवाज़ शरीफ साहब ने कही वो वाकई गद्दारी के ज़ुमरे में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई गद्दार है या नहीं है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जब भी आपका मेरा किसी का कोई अमल ऐसा हो जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे और आपके दुश्मनों को फायदा पहुंचे, एक तो वैसे नुकसान हो सकता है ना कि आपके मुल्क का नुकसान हुआ लेकिन दुश्मन को उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन ऐसा काम जिससे आपका नुकसान और दुश्मन का फायदा हो, या इंटरनेशनली आपको एक मुजरिम के तौर पे पेश कर दिया जाए, गर्दाना जाए जबकि आप नहीं हैं, तो फिर आपने खिदमत की दुश्मन की। उसको आप जो मर्जी कह लें, गद्दार कहें ना कहें, एक हकीकत ये रहती है कि आपका अमल
मुल्क दुश्मनी पे मबनी था। अब चीज ये है कि ये काम नवाज शरीफ साहब ने कोई आज नहीं किया। जब से जनरल मुशर्रफ ने इनको निकाला था, 2 दहाइयों से ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि इनके अंदर एक बुग़्ज़ है, एक अनाद है, ये शुतरकीना रखते हैं, ये छोड़ नहीं सकते उस बात को। और आप इनकी जब तकरीर सुनेंगे उसमें इसका जरूर जिक्र आएगा कि आपके मुंतखब वजीर आजम को बंदूक की निकाल दिया गया, दीवारें फनांगी गई, ये कहानी आप हमेशा, और इस तकरीर में भी ये कहानी आई, तो वो आपको खुद समझ लग जानी चाहिए कि उनको अवाम के दुख से ज्यादा दुख वो है जो जिसका वो जिक्र कर देते हैं बरमला। और इस दुख के मामले में वो इतने आगे निकले कि वो वाजपेयी साहब के साथ भी उनकी मेरा ख्याल है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन गई, जो उन्होंने कहा कि जी पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने कहा जी हाँ ये मुझे भी पीठ में छुरा घोंपा गया। फिर उन्होंने वो आलू गोश्त की कहानियां की, लकीर खींच दी है, वो सारा, यानी ये एक ऐसी दुश्मनी ज़हन में बन जाती है कि आप मुल्क की बसात को, मुल्क की बुनियाद को भी आप मुतनाज़ा बनाने में आप एहतियात नहीं करते। अच्छा जन साहब, तो मुझे यहाँ पर जरा ये फरमाइएगा कि ये क्लैरिटी, वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, वो इदारों के अपने हदूद में रहने की बात करते हैं, और वो मेरे ख्याल से उसकी एडवोकेसी मैं, आप और हम सब लोग ही करते हैं कि दीवारें फलांगना भी दुरुस्त नहीं है, मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देना भी दुरुस्त नहीं है, ये जो कुछ हुआ गलत है, उसके पीछे जो भी वजूहात थी। लेकिन बात सिविल सुप्रीमेसी की है कि या इदारों के अपने अपने हदूद में रहने की है, उससे तो मैं और आप इत्तफाक करेंगे ना? आप इत्तफाक करने से पहले कोई एक वाकया, एक चीज बता दें कि पिछले दौर में जो अभी इनकी हुकूमत गई है उसमें कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसमें सिविल सुप्रीमेसी जो है वो वायलेट हुई और फौज आगे निकली। आप सारे कहानियां तो बड़ी करते हैं कि जी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, आप भी इत्तफाक करेंगे कि सिविल सुप्रीमेसी। मैंने नून लीग वालों को 1000 दफा कहा है, कोई इस ढोंग को छोड़ दो, इस झूठ को, तुम झूठे इंसान हो, झूठ इतना बोलते हो सुबह से लेकर रात और रात से दिन तक, ये भी झूठ है। आप एक वाकया फॉरेन पॉलिसी का, इंटरनल पॉलिसी का, गवर्नेंस का कोई वाकया कोट कर दें जिसमें सिविल सुप्रीमेसी वायलेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे खुद दुख है, मैं रहील शरीफ को उस चीज का इल्जाम देता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लीक हुई बात और फिर झूठ कहानी बनाई गई डॉन लीक की शक्ल में, क्या जहां जो मुजरिम लोग हैं उन्हीं से इंक्वायरी करवानी चाहिए थी उसको? ये सिविल सुप्रीमेसी मानी ना उसने, कि उसने कहा जी आप प्राइम मिनिस्टर, आप इंक्वायरी कर लें, जबकि इसकी इंक्वायरी नहीं, तहकीक, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी इंटेलिजेंस के अदारों के। आप ये आपको लफ्जों के हेरफेर सुनाते हैं और आप भोले बादशाह हैं जो इन हेरफेर को समझ के अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। भाई पॉइंट वेल टेकन सर। मैं आगे बढ़ते हुए नासिर बेग चुगताई साहब की जानिब बढ़ूंगा। बेग साहब, आप कैसे देखते हैं, ये लफ्जों का हेर फेर है, ये बगावत है? क्योंकि वो कहते हैं अगर ये बगावत है या आवाम की खिदमत करना बगावत है तो फिर ये बगावत हर रोज होगी। ये दूसरा बयानिया जो सामने आ गया। फिर अगर ये कहना कि नवाज शरीफ साहब की जो बातें थी बहुत सारी, उसमें यकीनन इदारों का जिक्र आया, आप अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि हमारी सलामती की ज़ामिन, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, तमाम तर चीज़ें, एंड बिसाइड्स बियॉन्ड दैट कितनी जिम्मेदारियाँ फ़ौज निभाती है, और वो कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, को प्रूव नहीं है कि किसी ने कुछ किया, इनकी अपनी एज्यूम की हुई ये बात है। कैसे देखते हैं आप ये जो अब बात गद्दारी तक जा पहुँची है, इसको यहाँ तक जाना चाहिए या ये महज सियासत है और इसको सियासत तक ही रहना चाहिए? हमारा एक शौक़ है, लोगों ने हॉबी बनाई है, 47 से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उससे पहले भी, कि हम कुफ्र के फतवे के बहुत सी कॉपियाँ बना के रख लेते हैं एक मेज़ के ऊपर, एक मेज़ पे गद्दार बना के रख लेते हैं और हम बांटना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो लगता ही हुआ है कि मुल्क में गद्दार बने में मुतन कोई है नहीं, और एक ख़ास क्लास जो है, एक ख़ास अशराफिया, वो महबे वतन है। मैं बताऊँ आपको कि अगर इस मुल्क में गद्दारों को आला मुकाम अता किया गया है तो वो आमिरों के ज़माने में किया गया है। जनरल साहब बहुत अच्छे जानते हैं, मुझे उन्होंने बताया भी, मेरी मालूमात में इजाफा किया किताब के बारे में, मैं पढ़ रहा हूँ किताब आजकल, कि जब वली खान को सुप्रीम कोर्ट ने वली खान की पार्टी को गैर कानूनी करार दिया, उसको बंद कर दिया और
अदालत के फैसले बाकायदा रेफरेंस के तहत, और वली खान गिरफ्तार होकर जेल चले गए। तो फिर मार्शल आ गया उसके बाद। तो मार्शल ने आने के बाद पहला जो काम किया वो वली खान की रिहाई का किया। फिर जनरल साहब बहुत से जानते हैं कि मुशर्रफ साहब ने किसको बहाल किया, किसको वापस लाया, किसको रेस्टोर किया। तो दो वाक़यात तो बड़े हमारे सामने। फिर छोटे छोटे बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि किसी को गद्दार कहा गया, पिघल है भाई, ये तो पाक साफ है। तो पहले हमें अपने अल्फाज पे नहीं, अपने अमल पे गौर करना चाहिए। दूसरी बात ये, कल मैं एक गैर मुल्की टीवी देख रहा था, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी कि फ़ौज के बारे में किसने क्या कहा। मैं शर्मिंदा हो गया। कोई ऐसा नहीं बाकी बचा, इंक्लूडिंग साबिक आर्मी जनरल्स हमीद गुल समेत, जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बात की, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बात की। तो मैं समझता ये हूँ कि हमें 90s के दौर में वापस नहीं जाना चाहिए, हमें 80s के दौर में वापस नहीं जाना चाहिए, जब गंदी सियासत थी। जब मैं तो परसों हैरान रह गया जब मैंने सुना कि शेर पंजाब की इज़्ज़त पे हाथ डाल दिया। मुझे याद आ गया वो दौर जब बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर फेक करके, फ़ोटोशॉप तो खैर उस वक्त नहीं थी, जो और ड्रामा करके जारी की गई थी, हेलीकॉप्टर से बखेरी गई थी। पर मुझे याद आ गया वो इश्तार, जाग पंजाबी जाग अगदू लग गया था। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। और फिर गद्दारी का मुकदमा, मेरे ख्याल है सैकड़ों खुल चुके हैं मुकदमा गद्दारी के। और मेरी इत्तला के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन पर भी गद्दारी का मुकदमा बनने वाला है या बन गया है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग की सीईसी में आए थे। तो ये जो मुकदमात हैं, बगावत के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, मुल्क दुश्मनी के मुकदमात, एक दूसरे को काफिर कहने के मुकदमात, ये अल्लाह का वास्ता ख़त्म कर दें। 80 गुजर गया, 90 गुजर गया, हम एक जदीद ज़माने में हैं जहाँ डिजिटल। तो साहब आपका पॉइंट आ गया, यानी कि इस सब को गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं देखना चाहिए। ये आपका मौक़िफ़ है। जनरल साहब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि ये गद्दारी नहीं है, ये बयानात तो और क्या। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर आरिफ चौधरी साहब से कानूनी पहलू इस सारे मामले पर हम ज़रा लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। आरिफ चौधरी साहब, जनरल साहब की, बेग साहब की गुफ्तगू हमने सुनी। आप कैसे देखते हैं सर, ये आइन की बात करना, अवामी मसाइल उजागर करना, अगर बगावत है तो ये बगावत हर रोज़ होगी। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ये बात फरमा रहे हैं। एक मौक़िफ़ वो है। दूसरा, ये जो दो चीज़ें हुई, एक तो मुकदमा दर्ज कर दिया एक शहरी ने, उसकी क्या हैसियत है, कानूनी हैसियत कि वो दर्ज तो हो गया, उस पर क्या कार्रवाई मुमकिन है। और फिर जो एक शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुँचे कि जिनकी तकारीर पर पाबंदी लगाएं, उसकी क्या कानूनी हैसियत है और वो क्या दुरुस्त इक़दाम था। और अदालत के फ़ैसले को कैसे देखते हैं जो आज वाज़े तौर पर उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि दरख्वास्त खारिज कर दी कि दिस इज़ नॉट द राइट फॉर। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं उस आखिरी बात से शुरू करूँगा जो सुप्रीम हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि बुनियादी तौर पर रियासत के मामलात में किसी को तकरीर की इजाज़त देना या उससे ये इजाज़त छीनना, उसका ये हक ना देना उसे, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की। रियासत की रेट को जो एग्जीक्यूट कर रही होती है वो हुकूमत होती है। तो हुकूमत का काम है कि अगर वो ये समझती है कि ऐसा मवाद आ रहा है या ऐसी तकरीर आ रही है जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान के दिफा को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और अगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रही तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना कुछ बनता है। लेकिन अब मामला ये है कि यहाँ कोर्ट ने कम से कम एक रेस्ट्रेंट शो की, और वो रेस्ट्रेंट ये है कि हर केस जो है सीधा उठा के आप ना ले जाएं। क्योंकि यहाँ ऐसा भी हुआ कि हुकूमत ने के वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं जी तकरीर नशर नहीं होगी, फिर उसके बाद तकरीर नशर भी हुई, और न जाने क्या कुछ हमारे यहाँ होता है और उसमें खामोश रहती है हुकूमत। और कभी कभी तो यूँ लगता है कि हुकूमत शायद कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। जो कुछ हो जाता है उसके बारे में ज़िम्मेदारी कभी कहते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जी ये सारा कुछ हमने किया है,
हमें रहम आ गया, कभी फिर उसके बाद उससे पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारे मामलात रहने देने चाहिए उसी दायरा कार में जिसमें आवाम देखे कि हुकूमत को क्या कर रही है उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी रियासत को बचाने के लिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर बैठ के जो कह रहे हैं, इस तरह अक्सर मुल्कों में होता है कि जो लोग हुकूमत में होते हैं वो अपने आकाओं से इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन जब वो इख्तलाफात रखते हैं तो उसके साथ ही वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और ये बयान भी देते हैं कि मैं इसलिए ये हुकूमत छोड़ रहा हूँ कि मैं इस सारी चीज़ में पार्टी नहीं बन सकता। हमारे यहाँ ये होता है कि हुकूमत भी की जाती है और हर चीज़ में आप अकम्पलिस भी होते हैं, सब कुछ करते भी करते, एक्विस भी करते हैं, और उसके बाद जब वक्त ऐसा आता है कि आपको किसी भी मामले में पकड़ आपकी हो जाती है तो फिर आप इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं और इस तरह का बयानिया इख्तियार करते हैं जिससे आप तासुर ये देते हैं कि जनाब मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है। असल बात कुछ और थी। असल बात ये होती तो यही वो फ़ौज थी जिसके साथ मामला तय करके नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आए। लेकिन इसके साथ साथ हमें एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो आप किन मेयारात को सामने रखते हैं। अल्ताफ़ हुसैन को आपने तैयार किया, आपसे मुराद ये नहीं है कि मौजूदा फैज़ जो भी उस वक्त यानी साहिब इक़्तिदार थे और बस्तो कुशाद के मालिक थे, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को तैयार किया। फिर अल्ताफ़ हुसैन ने सारा वो काम किया जो दुनिया में कोई भी फाशिस्ट तंजीम आखिरी हद तक यानी जो चली जाए वो करती है, वो सब कुछ किया, उस सब कुछ को बर्दाश्त किया गया। फिर नवाज़ शरीफ साहब के मामले में आपने अगर वाकई पहले जैसे जनरल साहब ने फरमाया ये तो पहले से ये इस तरह की बातें कर रहे थे, तो फिर उन्हें दोबारा तीसरी दफ़ा फिर आपने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की, उनको पहले भेज दिया, फिर उनको बाद वापस से ले आए, फिर उन्हें इजाज़त दी, फिर वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद प्राइम मिनिस्टर हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा चलाए, फिर वो प्रेसिडेंट भी बन गए। इससे होता क्या है, आप सीधा सीधा या तो जो शख्स जो काम कर रहा है अगर वो मुल्क दुश्मनी के ज़िम्मे में आता है, ज़ुमरे में आता है और गद्दारी के ज़ुमरे में आता है तो उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई करके दूध का दूध पानी का पानी कर दें और जिसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका फ़ैसला हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये मुकदमात थे और इसमें ये सज़ा इसे हुई या ये शख्स मुकम्मल तौर पर बरी हो गया। आप ना उसके केसेस का फ़ैसला करते हैं, ना किसी चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं, दरमियान में अवाम आते हैं और अवाम उन्हें मुंतखब जब कर देते हैं तो उसके बाद आपका सारे का सारा केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। चूँकि जब अवाम का मुंतखब नुमाइंदा जो है जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं उसे अवाम पसंद कर रहे हैं तो ये जमहूरियत है, तो आप तो लोगों को रोक नहीं सकते। बड़ी आपने दुरुस्त बात फरमाई कि वंस एंड फॉर ऑल क्यों नहीं चीज़ें हो जाती, और मैं आपकी यही बात को जो है वो लेके जाऊँगा जन साहब की तरफ, क्योंकि ये बड़ा वज़न है इस बात में और ये एक आम मौक़िफ़ भी है। जल साहब जो बातें अभी चॉइस साहब ने कही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का आप नाम ले लें, मुकदमात, 11 साल कैद, फिर सदर पाकिस्तान, आज उनके साहबजादे उनके पार्टी के लोग उन्हें सदर आसिफ अली जरदारी साहब ही बुलाते हैं। फिर इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब किस तरह से वापस आए एक तवील जिलावतनी के बाद, फिर उनको इक़्तिदार भी मिला, 2 मरतबा उनकी पार्टी ने पंजाब में भी गवर्नमेंट की, उसके बाद मामलात अदालतों में गए। आज आप किसी से तो पूछेंगे ना, ये आप अकेला इमरान खान साहब को तो नहीं कह सकते, यकीनन बहुत सारे स्टेक होल्डर सब मामलात में होते हैं। आज फिर नवाज शरीफ साहब कोई सोच नहीं था सकता वो मुल्क से बाहर लंदन में बैठे हैं और वतन वापस नहीं आ रहे। ये किस तरह से होता है, ये सब कुछ कौन करता है सर? पहले नवाज शरीफ साहब की बात सुन लें कि अदालत ने हफ्ते भर दिन जिस दिन छुट्टी थी, चीफ जस्टिस ने खुद ऑर्डर लिखे और हुकूमत ने 7 अरब रुपए का बॉन्ड मांगा हुआ था जो नहीं दिया। ये ना आपने किया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ना मैंने किया, ये अदालत ने किया। सो इसलिए इसमें शकूक व शुबहात जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। अब आप अवाम की बात करें, नवाज शरीफ साहब ने, मैं दोबारा जानना चाहूंगा, ये बहुत सिंपल सी बात है, आप समझते हैं? इज इट दैट सिंपल एंड इजी सर? ये आरिफ साहब को भी पता है, बार काउंसिलों में भी पॉलिटिसाइज्ड लोग मौजूद हैं, अदालतों में भी जज मौजूद है पॉलिटिसाइज्ड। ये आप बोले बहुत ज्यादा अगर बोले बन गए तो आपको ना पता हो, लेकिन है यही। शौकत अजीज सिद्दीकी ने क्या किया था जो इनको बड़ी मोहब्बत उसकी आ रही है? उसने प्री पोल रिगिंग की थी। अगर उसको किसी ने जाके कहा था कि ये फैसला यूं करो या कोई किसी ने अप्रोच किया था तो उसको चाहिए था चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करता। उसकी वजह अगर उसने आके रावलपिंडी बार में इलेक्शन से 2 दिन पहले अगर उसने एड्रेस किया है
तो वो नवाज शरीफ साहब की फेवर में लोगों के जज्बात लेना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब को जो जेल में डाला गया है, 2 दिन पहले नवाज शरीफ जेल में गए थे ना, तो लोगों को इंप्रेशन ये क्रिएट किया जाए कि वो मुजरिम नहीं है। तो ये तो सारी खेल है। आप अगर भोले बन जाते हैं तो उसमें किसी और का कसूर नहीं है, और अवाम भी इसी तरह भोले बनते हैं। आप ये देखिए, नवाज शरीफ साहब ने फैब्रिकेटेड जाली डॉक्यूमेंट जो हैं, अगर मैं आप ये करें तो हमें यही कहेगा कोई कि जी ये जालसाज है। वो डॉक्यूमेंट पेश की ना सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहते हैं कि जी मुझे अकामा पे निकाला। अकामा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि जब आप अकामा मिल जाता है तो आपके पास एड्रेस आ जाता है, रिहायशी एड्रेस आपका दुबई का आ जाता है। अब आप अकाउंट खोलें स्विट्जरलैंड में किसी बैंक में, और पैसा साहब एक बात फरमाइएगा, एक बात फरमाइएगा, जब परवेज मुशर्रफ साहब वाज इन पावर तो बड़ी एब्सोल्यूट पावर थी, ही वाज अ डिक्टेटर, वो यूनिफॉर्म में भी थे। मजबूरन क्या किया उन्होंने कि आप एनआरओ की तरफ, ये कोई केसेस आज के तो नहीं है ना, जरदारी साहब के भी, नवाज शरीफ साहब के, बहुत सारी चीजें शायद बहुत बाद में डेवलप हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो उससे पहले एग्जिस्ट करती थी। उन्होंने एनआरओ दिया, फिर स्मूथ रास्ता दिया, रास्ता हमवार किया, फिर ये दोबारा इक़्तिदार में आए। तो सवाल तो फिर आप उस वक्त क्या आमिर से करें, किससे और करें फिर? नहीं, आमिर अगर दोबारा आमिर को लाना ना हुकूमत के लिए, तो फिर उसकी इस्लाह करें, उससे पूछें कि तुमने ये क्यों किया, आइंदा ना करना। हुकूमत करानी है आपने सियासतदानों से, और उनकी इस्लाह के बजाय आप आमिर को रोना शुरू। बिल्कुल सही जनरल साहब, पॉइंट टेकन। आपकी बात मुझ तक पहुंच गई। मैं ज़रा बेग साहब से एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा। बेग साहब, इस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पर जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जनरल साहब की अगर बात ले लूँ और फिर बेग साहब की जानिब जाऊँ। जी जनरल साहब, बात सुन लीजिए। अरसलान जी, मैं एक बात कर लूँ फिर आप उसको कर लीजिए। जी जी सर। देखिए, आपको अयूब खान भुट्टो साथ दे गया, 8 साल भुट्टो ने साथ दिया और सारी डिक्टेटरशिप उसकी निभाई। वो बड़ा बुरा था, वो खराब था, आप सारे लान तान करते हैं, तो भुट्टो कैसे अच्छा हो गया भाई? उसकी प्रोडक्ट थी। ज़ियाउल हक बहुत गलत था, बड़ा खराब था, डिक्टेटर ने सारे गलत काम किए, उसके बनाए हुए कानून ड्रैकोनियन है, उसको तोड़ दो, इसको खत्म कर दो। तो उसका पैदा किया नवाज शरीफ कैसे ठीक है भाई? और फिर एनआरओ कर गया मुशर्रफ, और वो सबसे गंदा था, गलीज था, क्योंकि उसने एमक्यूएम भी पाली, इनको भी दिया। तो जरदारी कैसे ठीक हो गया जिसको एनआरओ करके दे गई? या मोहतरमा कैसे ठीक हो गई जनाब? क्या हम ये कह सकते हैं कि 72 साल में इस मुल्क को आमिरों ने और सियासतदानों ने नुकसान मिलकर पहुंचाया? मैं आपको बताता हूं, एक डिक्टेटर जो है वो 8 दिन हुकूमत नहीं कर सकता अगर सियासतदान उसके साथ ना मिले। सियासतदान उसके साथ होते हैं ना, असेंबलियां भी वो बनाता है, वो जो करना चाहता है करता है, सियासतदान साथ होते हैं। फिर वही आके डिक्टेटर को गालियां निकालते हैं, दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। यही जज होते हैं जो डिक्टेटर को लीगलाइज करते हैं और फिर आके असूल आपको बताना शुरू कर देते हैं। और आज भी अगर कोई मार्शल लॉ लगाए तो आपको ऐसे जज भी मिल जाएंगे, ऐसे सियासतदान भी मिल जाएंगे। खराबी और गलादत है सियासतदानों में, क्यों वेलकम करते हैं? आप लोग एनालाइज करें, आपको पता लग जाए कि इन्हीं के अंदर लॉट है जो सारी जिंदगी जूते चाटता रहा है उन डिक्टेटरों के, और आज डिक्टेटरों को बुरा कहते हैं। नवाज शरीफ ने झूठ बोल बोल के अपनी तकरीर में उसने कहा जी कि डिक्टेटर ये, भाई जब भुट्टो को फांसी दी तुम साथ थे उसके, ज़ियाउल हक के, तुमने कहा कि इसके जहां फांसी दे रहे हैं इस जगह को मुकाम इबरत बनाएंगे, इसकी वीडियोज हैं। और आज अगर पीपल पार्टी अपने मकासद के लिए मिल गई है तो उनको सोचना चाहिए कि ये वही नवाज शरीफ जिसने फेंकी थी हवाई जहाज से बेनजीर की। ये मुनाफिक है, मिल जाते हैं सारे आपस में जब इनका मतलब होता है। यही वो नून लीग है जो कहती थी कि जनाब हम सड़कों पर घसीटेंगे, पेट फाड़ के सरदारी से पैसे निकालेंगे। जान साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। सियासतदान बुरा है, लुबे-लुबाब ये है सर सारी बात का, कि बुरा सिर्फ और सिर्फ सियासतदान ही है। ये मैं समझ पाया हूं। मैं ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर बेग साहब की राय लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बेग साहब, आप अपनी राय तो जो जनरल साहब ने कहा उस पर ज़रूर फरमाइएगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके इतने साल के सहाफ़त के तजर्बे से सीखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा सर,
वो ये है कि हमें मालूम है कि जब ये केसेस चले और इन पर गो के ये बेल पर थे, ज़मानत पर थे, तो अगर कोई इंटरव्यू मरियम साहिबा का हुआ, कोई इंटरव्यू जरदारी साहब का हुआ, वो इंटरव्यू तक चलने से रोके गए, चलते इंटरव्यू रुक गए या ऑन एयर ही नहीं होने दिए गए। ये मैं और आप दोनों ये बात जानते हैं। फिर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर जितनी भी बात करें, आलमी बरादरी सवाल उठा रही है, जो पॉइंट्स हैं उनमें आपके मुल्क में जो कमी है वो वाज़े है। ये सवाल मुख्तलिफ फोरम्स पर हमारे रहनुमाओं से बाहर के ममालिक में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हुए, इस गवर्नमेंट के होते हुए। फिर सर ये जो अब नवाज शरीफ साहब की तकरीर को नशर होने देना, वाई दिस चेंज ऑफ हार्ट, ये कैसे हो गया, ये इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होगी? मैं आपके वसीतर तजर्बे से ये सीखना चाहूँगा सर। मुझे लगता यूँ है कि तकरीर नशर ना करने का फैसला हुआ था और फिर कुछ वाक़यात, कुछ डेवलपमेंट बिहाइंड द सीन ऐसी हुई कि वो तकरीर नशर करना पड़ी और फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी, उनका खिताब भी पूरा और वो उस खिताब में अपना काम दिखा गए। जाहिर सी बात है, मैं जनरल साहब की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि छोटे कद के बौने सियासतदान जिन्होंने हमेशा इस मुल्क में कासालेसी की है, बूट चाटे हैं, ये भी जिम्मेदार हैं पूरी तरह आमिरों के साथ इस मुल्क का बड़ा फ़र्क करने में। अब देखें, आप भुट्टो साहब की बात की, जनरल साहब ने भुट्टो साहब को इस्कंदर मिर्ज़ा लेकर आए थे, अय्यूब खान बात की बात थी। इस्कंदर मिर्ज़ा लाए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, भुट्टो साहब ने डैडी कहा, जो भी कहा, लेकिन भुट्टो साहब ने उस वक्त छोड़ा अय्यूब खान को जो अय्यूब खान उरूज पे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने, शिमला हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हुआ, कैदी वापस आए, सब वापस आए। भुट्टो साहब की अपने जो पॉलिसीज़ थी उसके मुताबिक रिफॉर्म्स हुई, कम से कम उस बंदे ने रिफॉर्म्स तो की ना, इस्लाहात तो की उसने। फिर उसके बाद उसका अपना जागीरदाराना ख़ास मिजाज था, उसकी तरह काम किया, लेकिन लोगों को बोलने का हक दिया उसने, लोगों को ग्लास नोट स्ट्राइक का दिया। पाकिस्तान में पहले आया, पाकिस्तान में हारी को बोलने का हौसला मिला, इम्पॉर्टेंट बात ये थी। और तीसरी जाहिर सी बात है, वो एक हर हुक्मरान की तरह उनमें बेताशा खराबियाँ थी, लेकिन कम थी दूसरों से। फिर जब उनको तख्ता उल्टा गया तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह याद है कि ज़ियाउल हक आखिरी वक्त तक 3 महीने तक इस बात के हक़ में था कि भुट्टो और वो मिलकर हुकूमत चलाएं। मरी की तस्वीर अगर आप देख लें गवर्नर हाउस की, जहां भुट्टो मिल रहे हैं ज़ियाउल हक से, तो उससे अंदाज़ा होगा कि भुट्टो साहब उसी अंदाज में बैठे हैं जो उनका ऑक्सफोर्ड का कैम्ब्रिज का स्टाइल था, और ज़ियाउल हक हाथ बांधे बैठे हैं। उस तस्वीर से अंदाज़ा हो गया था, हमें बताया गया था, बाकायदा एक्सप्लेन किया गया था हमारे टीचर्स ने कि ये तस्वीर क्या बता रही है। ये बता रही है कि इनके इख्तलाफात हो गए। और उसके बाद, उससे पहले ज़ियाउल हक ने कहा था एक मस्जिद में नमाज जुमा के बाद, जब लोगों ने कहा फांसी दो फांसी दो, उन्होंने कहा मैंने एक शख्स को अर्श से फर्श पे गिरा दिया है, क्या आप और क्या चाहते हैं। लेकिन फिर वो मशहूर मकूला आया कि एक कब्र है और 2 अफराद हैं, एक को कब्र में जाना है, तो वो तय हो गया। उसके बाद फिर बड़ी कहानी है, कर्नल रफ़ी की किताब पढ़ लें आप, जो जेलर था वहाँ का, कि क्या क्या गुजरी उधर। मैं बेग साहब, ये तो बहुत तवील तारीख है, बहुत दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, लेकिन जो बात जज साहब ने की, आप भी सर उसी से इत्तेफाक करेंगे। मैं एक चीज जान के आगे बढ़ूंगा कि ये इट्स द पॉलिटिशियन टू बी ब्लेम्ड। जी बेग साहब, आप बात को सुना करें। जी मैं सुन रहा हूं सर, प्लीज मुझसे इत्तेफाक करिए, इख्तलाफ करें, मेरा मसला नहीं है। मुझे बुलाया प्रोग्राम, मेरी बात सुने आप। फिर यही सियासतदान थे जो ज़ियाउल हक के पास गए, उसके पैरों में गिरे कि इसको मत छोड़ना, एहतसाब करो, इसको लटका दो, इसको फांसी दो, इसके बीवी बच्चों को जन बच्चा कोलू पहलवा दो। तो क्या हुआ बेनज़ीर के साथ, क्या हुआ नुसरत भुट्टो के साथ, किस तरह उनसे बेइज्जत किया गया, किस तरह भुट्टो को फांसी देकर दफन किया गया, ये सब आपको पता है। इस मुल्क की तारीख यही है। तो जब तक सियासतदान अपने आप को ठीक नहीं करेगा, ये ठीक नहीं होंगे दूसरे वाले, इस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं होगी बिल्कुल। पहले पॉलिटिशियन को अपने आप को ठीक करना है, मौका परस्ती से निकलना है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में नवाज शरीफ वापस आएंगे, कुछ अदालतें उनको माफ़ कर देंगी, कुछ सजाएं माफ़ कर देंगी, फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे वो। बिल्कुल सही सर, बेग साहब पॉइंट आ गया आपका। सियासतदानों को अपने आप को दुरुस्त करना है। ये जब जजन साहब भी यही बात की, बेग साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। चौधरी साहब,
मैं जानना ये चाहूँगा जो मुकदमा है इसकी क्या हैसियत है, ज़रा अगर उस पर मुझे कानूनी पहलू डाल दें, या सिर्फ एक मुकदमा हो गया ये पड़ा रहेगा कहीं रिकॉर्ड में, या इस पे आगे भी कोई कार्रवाई मुतवक्किल है? बात यह है कि ये मुकदमा हालात के ताबे होगा, एग्जैक्टली उसी तरह का मुकदमा जिस तरह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था और वो पड़ा रहा और किसी वक्त वो काम आया। इस तरह के मुकदमात जो हैं वो वक्त पे काम आते हैं। इस वक्त जिस चीज़ की तरफ दोस्तों ने इशारा किया, मेरा ज़रा थोड़ा सा नुक्ता नज़र उनसे मुख्तलिफ है। जी प्लीज़ सर। बात यह है कि ये जो कहा जाता है कि जी फ़लाँ सियासतदान ने तलवे चाटे डिक्टेटर्स के, फ़लाँ ने ये किया, मैं सिर्फ ये मेरे ज़हन में बात आती है जो बड़ा अहम सवाल है कि ये इक़्तिदार आला इनफैक्ट आवाम के पास नहीं होता, कहीं और होता है, जिसे हासिल करने के लिए और इक़्तिदार आला में से हिस्सा लेने के लिए सियासतदान जो है उन्हें उनके तलवे चाटना पड़ते हैं। और ये वो चीज़ है कि जब मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ कि केस मैंने जब देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस मैंने तैयार किया जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, तो पहली दफ़ा मुझे ये मौका मिला कि मैंने जाके वो सारी जो फाइलें थी वो खुलवाई, संदूकों में बंद थी। तो मैंने वहाँ एक ऐसा ऑर्डर भी देखा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस यहाँ ज़रूरी नहीं है बयान करना, लेकिन एक मैंने जस्टिस मौलवी मुश्ताक के हाथ का लिखा हुआ ऑर्डर देखा जिसमें उन्होंने फ़ाइल उस बेंच से मंगवाई थी जिसने डिवीजन बेंच जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मानत मंजूर की थी। तो मुझे यूँ लगा कि ये तो हमारी तारीख़ जो है वो तो पहले दिन से इस तरह की लिखी जा रही है कि तारीख़ लिख रहे हैं अरूजो ज़वाल की, चोरों को डाकुओं के बराबर बिठा दिया। यानी काम ये हो रहा है कि आपका चीफ जस्टिस जो है वो इस तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह तहसीलदार जो है उससे फाइल डिप्टी कमिश्नर मंगवाता है और फिर जिस तरह वो फैसला हुआ। अब मामला ये है कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, कहाँ बैठा जाता है। और अभी हालिया दिनों में, दूर की बात वाकई आपने सही कहा कि हमें अब बहुत पीछे जाने की बजाय हालिया दिनों में देखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का केस हम सब लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, नीचे जो फैसला हुआ, उसको आप छोड़ देते हैं। हालिया दिनों में अचानक जब ये फैसला होता है कि जिसके बारे में इन्हीं का अपना एक वज़ीर कहता है कि जी कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि पाकिस्तान के अदारे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, अदालत का फैसला मौजूद है, हाई कोर्ट का कि जनाब 8 हफ्तों की बेल है, और उसके बाद फिर ये सारे का सारा मैनेज हो जाता है और चीज़ें जो है वो चलना शुरू हो जाती है और सारा पूरा सिस्टम जो है वो उनके हक़ में बोलना शुरू कर देता है और ह्यूमन राइट्स को गालिब कर देते हैं और कानून और आइन बिल्कुल पीछे रह जाता है और फिर वो तशरीफ़ ले जाते हैं। और फिर उसके बाद तकरीर वाला मामला, ये भी मुझे यूँ लगता है कि जैसे इक़्तिदार आला कहीं और है। अगर इक़्तिदार आला यहाँ होता तो नवाज शरीफ साहब जो है वो तकरीर ना कर सकते। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि बजाय हम ब्लेम गेम करने के, देखें सियासतदान एक नहीं दो नहीं तीन, सारे के सारे अब आप उन्हें गद्दार अगर कहते चले जाएंगे बात नहीं बनेगी। हमें रिकन्सिडर करना चाहिए ओवरऑल, चूँकि एक पहले अल्ताफ़ हुसैन बैठा है, वो बोली बोल रहा है इंडिया की, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं, कल को खुदा न खास्ता यानी कोई तीसरा सियासतदान भी चला जाए और इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ चला जाए, तो इस मामले में हमें ये इक़्तिदार आला को तब्दील करना होगा, हाथों को तब्दील करना होगा। बिल्कुल सही। हाँ, जब तक हाथ वही रहते हैं, वहाँ से जिसने हिस्सा लेना है उसे मिल मिला के हिस्सा लेना है, जब तक वो हिस्सा खाता रहेगा, उसे मिलता रहेगा, उस वक्त तक वो उनकी बोली बोलता रहेगा। जब हिस्से से महरूम किया जाएगा उसे पाकिस्तान भी बुरा लगेगा, इस्टेब्लिशमेंट भी बुरी लगेगी और सारे के सारे इदारों के भी वो खिलाफ हो जाएगा। राइट चॉइस। मैं क्विकली, मेरे पास वक्त महदूद है, मैं तीनों मेहमानों से एक चीज़ पर राय लेना चाहूँगा। सर जल साहब आपसे शुरू करते हुए, पीडीएम की कामयाबी किस हद तक आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? आइदर वेज प्रिसाइज जवाब दे दीजिए काइंड। देखिए बात यह है कि पीडीएम की कामयाबी बहुत मुश्किल है। अभी मिसाल के तौर पे जलसे की तारीख पे मसला है, इस्तीफों तक नौबत नहीं आएगी, इस्तीफों की नौबत कभी भी नहीं आएगी। उसकी रीजन ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के हक में नहीं। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को डैमेज कर चुके हैं, काफी सारा उनके अपने लोग बहुत सारे उनके बयानिए के साथ नहीं है, लिहाजा वहां भी अगर कोई इस्तीफे का किस्सा चले तो वो नहीं हो सकता। फिर यह है कि ऑपोजिशन जो है गालिबन अपने जो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं उसको देख रही है, उसके लिए वावेला मचा रही है।
क्योंकि सबसे आसान तरीका था, अगर हुकूमत से जान छुड़ानी है तो सारे मिलकर इस्तीफे दे देते अभी, लेकिन वो चीज भी नहीं की इन्होंने। लिहाजा ये लगता यूं ही है कि ये इसमें मुखलिस हैं और उनके अख्तिलाफात मौजूद हैं। एक बात मैं सिर्फ और करना चाहूंगा, क्योंकि हमने जो बातें की उनमें बहुत सारा किस्सा हम ये देख रहे हैं कि हम बिल्कुल माजी को भूल जाते हैं और बहुत सारा प्रोपेगेंडे के बुनियाद पे बातें होती हैं। देखिए, जब भी कभी कोई डिक्टेटर आया है, लोगों ने मिठाइयां बांटी। क्यों बांटी? ये नहीं कि डिक्टेटर अच्छा था या डिक्टेटर ने आके उनके मुकद्दर बदलने, वो ये था कि वो उस वक्त की सियासी हुकूमत से। जान साहब, बसद एहतराम, वक्त मेरे पास बहुत महदूद है, मैं बेग साहब और इनका भी कमेंट लेना है। मैं जरा क्विकली अगर बेग साहब का और चॉइस साहब का कमेंट ले लूं, मेरे पास वक्त महदूद है। जलसा पॉइंट आ गया आपका। बेग साहब, पीडीएम की कामयाबी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? जलस साहब से मेरी एक बार बात हो रही थी जलंधर से, उन्होंने फरमाया कि पीएनए की तहरीक नाकाम हो गई थी। पीएनए की तहरीक पहले ही हफ्ते में नाकाम हो गई थी, लेकिन उसमें प्लस आया, एक मजहबी कलर दिया गया, उसको मजहबी रंग दिया गया। अब वो तहरीक कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अगर जो उसको अमरीकी हिमायत भी हासिल थी और मुख्तलिफ हलकों की भी हिमायत हासिल थी, दोनों की, लेकिन उसमें नया कलर आया तो वो ख़तरनाक हो गई, मौलिक हो गई वो तहरीक, और उसके बाद आपको पता है क्या सूरत हाल हुई। तो मुझे लगता ये है कि तहरीक जो अभी चल रही है ये भी नाकाफ़ी है। पीपल्स पार्टी इससे नाराज़ है। एक तो कन्वीनर का इंतखाब और फिर जलसों के कारसाज के यार यौम कारसाज जो है उस दिन आप जलसा रख रहे हैं कोयटा के अंदर, वो तो एक हंगामा, तो पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी उस जलसे में, इसका मतलब ये है। तो कामयाबी आपको को बहुत ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रही। चॉइस साहब सर क्विकली। पीडीएम को तो एक तरफ रखें आप, जाहिर है कि उन्होंने अपना कोई ना कोई सिलसिला तो चलाना है, गुलशन का कारोबार ऐसे चलता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो इस मामले में देखना है वो ये है कि गवर्नमेंट के हेड जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जी एनआरओ नहीं दूंगा और इस्तीफ़ा दे दूंगा, असम्बली तोड़ दूंगा। कोई उनके वज़ीर कहते हैं जी वो असम्बली तोड़ देंगे। ना आपके पास एनआरओ देने की ताकत है, ना आप किसी को मावराए कानून कोई रियायत दे सकते हैं, मावराए अदालत को रियायत दे। इसके बावजूद जब आप इस्तीफ़ा देने की बात करते हैं, असम्बली तोड़ने की बात करते हैं, तो इससे कम अज़ कम ताकत, लोगों को हौसला ज़रूर मिलता है अपोजिशन को कि भाई इकट्ठे अगर हो जाओगे तो इक़्तिदार ये छोड़ देगा। और इस वजह से भी चूँकि उनकी कॉज कॉमन है, एक ही तरह के जख्म है, एक ही तरह की मुश्किल है, बिल्कुल सही चॉइस, इसलिए वो इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।